हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हो ना, ईच कहाँ आता है, एवरी कहाँ आता है, सम कहाँ आता है, एनी कहाँ आता है, ये सब किस चैप्टर के अंदर आते हैं, कहाँ इनका डिस्कशन होता है। तो इन सब का डिस्कशन होता है डिटर्मिनर्स के अंदर। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनर्स को लेके और लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। आर यू रेडी गाइज? तो चलिए शुरू करते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ओके, ये डिटर्मिनर्स किस कैटेगरी में आते हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि डिटर्मिनर्स जो होते हैं ना इक्वल्स टू एडजेक्टिव होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स। अब बच्चे पूछते हैं क्या डिफरेंस होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल सही से। देखिए पहले ये क्लियर कर लो। एडजेक्टिव्स कैसे होते हैं, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा ही इज अ गुड प्लेयर, ओके, और फिर आपने सेंटेंस लिखा ही इज गुड। बताओ कौन सा सेंटेंस आपको इनकरेक्ट लगता है इन दोनों में से? ही इज़ अ गुड प्लेयर और ही इज़ गुड में से कौन सा इनकरेक्ट लगता है? तो आंसर होगा दोनों सही है ना, ठीक है। लेकिन दोनों सही है तो ये जो गुड है इसके बाद तो नाउन लगा है जिसको हम एट्रीब्यूटिव कहते हैं, और ये जो गुड है इसके बाद नाउन लगेगा, ये प्रेडिकेटिव होगा। तो देखो एडजेक्टिव जो होता है उसके अंदर एक फीचर है कि उसके बाद नाउन हो भी सकता है और नाउन नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि मैं डिटर्मिनर्स की बात करता हूँ तो आपने एक सेंटेंस लिखा ही इज़ माई, अब आपको यहाँ एक नाउन लगाना ही पड़ेगा। अगर आपने सेंटेंस सिर्फ ही इज़ माई तक लिखा तो सेंटेंस गलत होगा। आपको लिखना होगा ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई टीचर, ही इज़ माई डॉक्टर, ठीक है। यू हैव टू प्लेस अ नाउन हियर। तो ये डिफरेंस होता है डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स के अंदर, ये आप पहले सेट कर लो, ठीक। फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको और कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगर कोई पूछता है कि किसके अंदर आते हैं डिटर्मिनर्स, तो यू कैन से एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं, बिकॉज ये वर्ड्स एडजेक्टिव के जैसे ही काम करते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स। ये कहीं ना कहीं किसी नाउन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट प्रीसीड नाउन एंड नाउन फ्रेजेस। सम डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स एंड क्वांटिफायर्स और नंबर्स हो सकते हैं, ठीक। इनको मोटा मोटी दो तरीके के ग्रुप में हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं वो आप समझ लो। दो ग्रुप्स होते हैं बेटा, कौन कौन से, लेट्स सी, समझ लेंगे। पहला होता है ग्रुप ए डिटर्मिनर्स। ग्रुप ए डिटर्मिनर्स में तीन ही होते हैं, एक आर्टिकल आता है, एक पॉजिटिव्स आते हैं और एक डिमॉन्स्ट्रेटिव्स आते हैं, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल, पॉजिटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स है, इससे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने कहा इंग्लिश में हंड्रेड्स ऑफ एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिटर्मिनर्स होते हैं, लेकिन उसमें से जो ग्रुप ए में आते हैं वो तीन होते हैं, आर्टिकल्स, पॉजिटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। आर्टिकल तीन ही होते हैं, बिल्कुल फिक्स है। पॉजिटिव जितने आपके सामने के इतने ही होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव जितने आपके सामने के इतने ही होते हैं। इसका मतलब अगर आपने ग्रुप ए डिटर्मिनर्स याद कर लिए तो आप किसी को भी बता सकते हैं कि ये हमेशा ग्रुप बी डिटर्मिनर होगा, यानी कि ऑल है, सम है, नन है, ईच है, एवरी है, एनी है, फ्यू है, ये सब ग्रुप बी डिटर्मिनर्स होते हैं। तो देयर इज अ गुड लिस्ट ऑफ ग्रुप बी डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो पहला क्लियर हुआ कि ग्रुप ए और ग्रुप बी डिटर्मिनर्स होते हैं, ऐसा आप इसको डिसाइड कर सकते हो। अब आते हैं ग्रुप ए डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस। अवॉइड यूजिंग टू ग्रुप ए डिटर्मिनर्स कॉन्जिक्यूटिवली। कभी भी दो ग्रुप ए डिटर्मिनर्स कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ नहीं आते। ही लाइक्स द माई नॉवल, द और मैं एक साथ आगे गलत हो जाएगा। ही लाइक्स माई द नॉवल नहीं होगा, या तो आप कहें ही लाइक्स माई नॉवल, ही लाइक्स द नॉवल, ठीक है। जैसे वह मेरा एक भाई है, ही इज अ माई ब्रदर, या ही इज माई अ ब्रदर। ऐसा कोई सेंटेंस आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आप लिखेंगे ही इज माई ब्रदर, आप ये लिख सकते हैं, ओके, या ही इज अ ब्रदर ऑफ माइन, वो मेरे बहुत सारे भाइयों में से एक भाई है, ठीक। लेकिन आप ऐसा कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते। तो क्लियर हुआ। तो दो ग्रुप ए डिटर्मिनर्स कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ नहीं आते हैं। आप चाहें तो कितने भी सेंटेंस लिख के खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं ग्रुप बी डिटर्मिनर्स। ग्रुप बी डिटर्मिनर्स आर, अब जितने भी हैं चाहे वो क्वांटिफायर्स हो, क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताते हैं, सम है, एनी है, मच है, मैनी है, फ्यू है, लिटिल है, या फिर वो नंबर्स बताते हैं, कोई भी हो 1 2 3 4, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव्स हो, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, या फिर वो इंटेरोगेटिव्स हो, विच, वॉट एंड हुज, या फिर वो डिफरेंस वर्ड हो, अदर्स एंड अनदर, या फिर वो एक्सक्लामेटेड डिटर्मिनर्स हो, व्हाट एंड सच, ठीक है। ऐसे सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं इन सबको आप ग्रुप बी डिटर्मिनर्स में कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ग्रुप ए याद है। कौन कौन से होते हैं? ग्रुप ए में आर्टिकल्स आते हैं, याद करने का तरीका,
पॉजेसिव्स POSSESSIVES आते हैं, ठीक है। और तीसरे कौन से आते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव्स आते हैं। क्लियर है? बस ये 3 आते हैं ग्रुप ए में, बाकी सारे आते हैं ग्रुप बी में। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो ग्रुप ए डिटर्मिनर्स होते हैं, ग्रुप ए डिटर्मिनर्स जितने भी आपके होते हैं वो कभी भी 2 एक साथ कॉन्जिक्यूटिव नहीं आते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है ग्रुप बी डिटर्मिनर्स को लेकर, रूल्स भी समझते जाएंगे। ग्रुप बी डिटर्मिनर्स, ग्रुप बी डिटर्मिनर्स कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी कि देखो, ग्रुप बी डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो बड़ी सीधी बात है, वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल किसी भी नाउन के साथ क्यों आ सकते हैं? क्योंकि उसमें क्वांटिफायर्स भी तो होते हैं। जैसे सम है तो सम क्वांटिफायर, तो आप कह सकते हो सम वाटर हो सकता है, ठीक है। सम अगर नंबर में लिख दोगे तो आप कह सकते हो सर सम बुक्स भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे आपने कह दिया ईच होगा, ईच सिंगुलर के साथ आता है तो आप ईच बुक लगा सकते हो। आगे समझ? जब 1 आता है नंबर में तो आप 1 बुक लगा सकते हो, तो आप ऐसे इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा ग्रुप बी डिटर्मिनर्स कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स, किसी के भी साथ आप यूज कर सकते हो। शी राइट्स मैनी आर्टिकल्स सही है, अ लॉट ऑफ वाटर सही है, अनकाउंटेबल, और एवरी आर्टिकल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, वी कैन पुट 2 ग्रुप बी डिटर्मिनर्स टुगेदर बट नॉट 2 क्वांटिफायर्स। मतलब 2 जो ग्रुप बी डिटर्मिनर्स हैं वो एक साथ तो आ सकते हैं, लेकिन 2 क्वांटिफायर्स एक साथ नहीं आ सकते। जैसे आपने कहा वी मीट एवरी फ्यू डेज, ठीक है, एवरी फ्यू डेज हो गया। एनी मोर कॉफ़ी हो सकता है, ठीक है, एनी मोर कॉफ़ी हो सकता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, हैव यू गॉट एनी मोर कॉफ़ी, या एवरी फ्यू डेज। अब 2 क्वांटिफायर जो क्वांटिटी बताते हैं 2 एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, एनी और सम एक साथ नहीं आ सकते। नेक्स्ट आइए। Don't use 2 referring determiners or 2 quantifying determiners together। 2 रेफरिंग या क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं आते हैं। जैसे हमने कहा मैनी सम स्टूडेंट्स, तो दोनों नंबरिंग वाले हैं ना, 2 एक साथ नहीं आ सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स हो सकता है, सम स्टूडेंट्स हो सकता है। फ्यू एवरी स्टूडेंट नहीं होगा, ईच ऑल क्वेश्चंस नहीं हो सकता है, ईच क्वेश्चन होगा या ऑल क्वेश्चंस होगा। बात यह है कि ग्रुप बी के 2 ऐसे डिटर्मिनर्स जो क्वांटिटी को शो करते हों या फिर बेटा रेफरिंग डिटर्मिनर्स होते हैं, वो 2 डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं आ सकते। मेरा कहना ये है कि हमने ये नहीं कहा कि 2 डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग क्लास के आ सकते हैं, ठीक। मतलब ग्रुप बी के ही 2 डिटर्मिनर्स अलग अलग आ सकते हैं। 2 क्वांटिफाइंग, अब क्वांटिटी बतानी है तो 2 क्यों लगा रहे हो? सुपरफ्लुअस है ना। रेफरेंस बताना है तो 2 क्यों लगा रहे हो? अब आपने कह दिया सम स्टूडेंट्स हैं तो सम कह दो या मैनी कह दो, आप सम मैनी स्टूडेंट्स कैसे कह सकते हो? तो खुद ही रिडिकुलस लग रहा है सुनने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। बस होता इतना है कि बेटे यहाँ सब समझ आता है, क्लास में, एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो। ग्रुप बी डिटर्मिनर्स कैन बी यूज डायरेक्टली बिफोर अ नाउन विदाउट ऑफ। ग्रुप बी डिटर्मिनर्स को हम बिना किसी ऑफ के नाउन के पहले लगा सकते हैं। जैसे आई डू नॉट हैव एनी शुगर, देखो नाउन के बिल्कुल पहले है। मैनी स्टूडेंट्स नाउन के बिल्कुल पहले, अ लॉट ऑफ मनी नाउन के बिल्कुल पहले है, ठीक है। एक तरीका ये आ गया कि ग्रुप बी डिटर्मिनर्स को हम नाउन के पहले विदाउट ऑफ लगा सकते हैं, लेकिन हम बेटा इसके साथ में ऑफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखो, इफ ग्रुप बी डिटर्मिनर्स आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन विद ग्रुप ए डिटर्मिनर्स, आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव या पॉजेसिव, यूज ऑफ आफ्टर देम। जैसे अब आपने कहा सम मैन, देखो या तो आप कहो सम मैन, तो जब आप सम मैन कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या बना? ये ग्रुप बी डिटर्मिनर नाउन के पहले आ गया, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख दे सम ऑफ मैन, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आपको कैसे लिखना होगा? सम ऑफ द मैन। मतलब ये हुआ कि ग्रुप बी डिटर्मिनर जो होते हैं वो ऑफ के बाद ग्रुप ए डिटर्मिनर के साथ नाउन को लेते हैं, ठीक है। जैसे सम मैन बिल्कुल सही है, सम ऑफ द मैन बिल्कुल सही है, ठीक। सम द मैन कुछ नहीं होगा और सम द मैन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी लिख देते हैं सम ऑफ मैन। सम ऑफ मैन ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी गलत है। विच बुक, ये सही है। विच ऑफ माई बुक्स बिल्कुल सही है। ईच चाइल्ड सही होगा, ईच ऑफ माई चिल्ड्रन सही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ईच के बाद नाउन कैसा आएगा? सिंगुलर, और ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। ये समझने वाली बात होगी, ठीक है। ईच का मतलब है 1, कितना में से? प्लूरल में से। ऑफ का मतलब होता है, देखो जब आप ये कहते हो वन ऑफ दैम, जब आप ये कहते हो वन ऑफ दैम, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ऑफ के बाद जो लिखा जाता है वो होल होता है, ठीक है, और ये होता है पार्ट। तो बात समझ आ गई होगी कि जब होल प्लूरल होगा तभी तो पार्ट निकलेगा, अगर होल ही सिंगुलर है तो पार्ट कैसे निकालोगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, ग्रुप बी प्लस ऑफ प्लस प्रोनाउन कैन बी यूज्ड विदाउट ग्रुप ए डिटर्मिनर्स। अब क्या हुआ था, मैंने कहा था सम ऑफ द मैन, ये समझने की बात है ना, ये तो हमें समझ आ गया। अब मैंने कहा सम ऑफ दैम, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब सम ऑफ दैम के साथ में मैं यहाँ द दैम तो नहीं लगा सकता, क्यों, ऐसा क्यों होगा, ये जो द है ग्रुप ए डिटर्मिनर है, इसके बाद में प्लस या तो नाउन आएगा या फिर नाउन फ्रेज होगी। मतलब कहने का ये है कि किसी वजह से ऑफ के बाद यदि प्रोनाउन आ जाए तो ग्रुप ए डिटर्मिनर्स नहीं लगा सकते हैं। तो बोथ ऑफ अस हो सकता है, नीदर ऑफ दैम हो सकता है, ईच ऑफ यू हो सकता है, सम ऑफ दैम हो सकता है, ऑल ऑफ अस हो सकता है। यानी कि रटना नहीं है, तरीका ये है, यदि ऑफ के बाद में आपका नाउन आता है तो ग्रुप ए डिटर्मिनर लगेगा, ठीक है। यदि नाउन नहीं आता है तो सीधे सीधे आप प्रोनाउन लगाएंगे, तब ग्रुप ए डिटर्मिनर नहीं आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सर्टेन ग्रुप बी डिटर्मिनर्स आर फॉलोड बाय ग्रुप ए डिटर्मिनर्स, दीज डिटर्मिनर्स आर मैनी, मोस्ट, लिटिल, लीस्ट एंड फ्यू। इनको आप ग्रुप ए डिटर्मिनर्स के साथ लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा हिज मैनी नॉवेल्स, तो हिज आपका ग्रुप ए डिटर्मिनर है, मैनी आपका ग्रुप बी डिटर्मिनर है, हर आपका ग्रुप ए डिटर्मिनर है, लिटिल आपका ग्रुप बी डिटर्मिनर है, देयर आपका ग्रुप ए डिटर्मिनर है, फ्यू आपका ग्रुप बी डिटर्मिनर है, ठीक है ना। आ गया समझ। तो आप ये कह सकते हो, जैसे आप ये कह सकते हो आई नो आ फ्यू बॉयज, तो ये आपका ग्रुप ए का डिटर्मिनर होगा और फ्यू आपका ग्रुप बी का डिटर्मिनर होगा, ठीक है। तो मैनी है, मोस्ट है, लिटिल है, लीस्ट है, फ्यू है, इनके पहले हम डायरेक्ट ग्रुप ए डिटर्मिनर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा माई सम बुक्स, मेरी कुछ किताबें, ठीक है, माई सम बुक्स, माई मैनी नॉवेल्स, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, तो ग्रुप ए ग्रुप बी डिटर्मिनर्स एक साथ लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सम इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं, इन्हें समझना होगा। नो, सम, एनी, मैनी, फ्यू, ईच, ऑल के बाद अदर आता है। नो अदर हो सकता है, सम अदर होगा, एनी अदर होगा, ठीक है। नो, सम, एनी, मैनी, फ्यू, ईच, ऑल के बाद एन अदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि एन अदर का मतलब होता है एन प्लस अदर। यदि हमने एन प्लस अदर कर दिया तो ग्रुप बी डिटर्मिनर हो गए और ये ग्रुप ए डिटर्मिनर हो गया। तो हमने क्या सीखा कि ग्रुप बी डिटर्मिनर के साथ सीधे सीधे ग्रुप ए डिटर्मिनर्स नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, माई, योर, अवर, योर, ये जितने पॉजिटिव्स होते हैं इनके बाद हमेशा अदर आ सकता है। जैसे माई अदर स्टूडेंट हो सकता है, माई अदर ब्रदर हो सकता है, ठीक है। अनअदर नहीं आ सकता। सेम क्यों नहीं होगा, देखो अगर मैं अनअदर को ओपन कर दूं तो इसका मतलब होता है एन प्लस अदर, ठीक है। अगर ये एन प्लस अदर है तो हमें क्या समझ आ रहा है, एन क्या है, ग्रुप ए डिटर्मिनर, और ये क्या भाई, ग्रुप ए डिटर्मिनर। तो हमने क्या बनाया था, कॉन्जिक्यूटिव दो ग्रुप ए डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर नो अदर ऑप्शंस अवेलेबल, नो अदर ऑप्शंस हो सकता है, बिल्कुल सही है। देयर आर नो अनअदर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि नो प्लस एन प्लस अदर, तो ये तो नहीं लिखा था नो और एन एक साथ। नेक्स्ट आ गया, आई हैव मेट आ फ्यू अदर कोलिग्स होगा, आ फ्यू अनअदर कोलिग्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। और तरीका क्या है बच्चों इन्हें सीखने का, तरीका सिर्फ एक ही है कि आप इनसे सेंटेंसेस बना के देखो, ठीक है। अब ये ग्रुप ए और ग्रुप बी डिटर्मिनर्स में अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, जैसे आपने कहा ऑल आर नॉट प्लेइंग, ठीक है। आप ये तो कहोगे लेकिन ये गलत है बेटा, ऑल के साथ जब नॉट लगेगा तो उसको नन कहा जाता है, तो आपको लिखना होगा नन इज प्लेइंग, ठीक है। तो ऊपर वाला सेंटेंस ये मत कहना कि वैसे ही गलत है बेटा, इसलिए गलत है कि जब हमारे पास पहले से नेगेटिव वर्ड है तो हम इसको क्यों लिखें, ठीक है। जैसे आपने कहा बोथ बॉयज आर नॉट वर्किंग हेयर, ठीक है। अब बोथ के साथ नॉट क्यों लगा रहे हो, तो आप लिखो नीदर ऑफ द बॉयज इज वर्किंग हेयर, ठीक है। तो ये वाला इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। तो हमारा बताना ये है कि यदि ऑल के साथ प्लस करके नॉट आ जाए तो आप नन लिख के जाएं, एवरी के साथ नॉट आ जाए तो आप नो लिख के जाएं, बोथ के साथ नॉट आ जाए तो आप नीदर लिखें, और सम बड़ी के साथ नॉट आ जाए तो आप नो बड़ी लिखें, ठीक है। ये होता है, तो इनके नेगेटिव्स ऐसे बनते हैं। अब ये कुछ ग्रुप बी डिटर्मिनर्स के रूल्स हैं
ऑल वर्कर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फैक्ट्री, ठीक है, तो नो वर्कर, अब ऑल वर्कर्स नहीं होगा, नो वर्कर्स होगा। नॉट ऑल वर्कर्स आर प्रेजेंट इन द फैक्ट्री आप लिख सकते हैं ऑल बॉयज आर एब्सेंट फ्रॉम द फैक्ट्री, आप ऐसे लिख सकते हैं ऑल वर्कर्स आर एब्सेंट फ्रॉम द फैक्ट्री, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का ऑर्डर क्या होता है, ये सम एनी अदर अनदर हम यूज़ करते हैं, इनको कैसे प्लेस किया जाता है, कौन सा डिटरमिनर पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो टॉपिक होने वाला है डिटरमिनर्स और कॉन्सेप्ट होगा ऑर्डर ऑफ डिटरमिनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। डिटरमिनर्स के बारे में हम बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनर्स, कि इनका ऑर्डर क्या होगा। When there are more than one determiners in noun phrase, मतलब noun phrase में यदि एक से ज़्यादा determiners आ जाएं, they follow a specific order to maintain grammatical correctness। वो एक specific order को follow करते हैं कि जिससे grammatically correctness बनी रहे, clarity बनी रहे। First we need to understand how determiners are defined in different classes, कि वो कैसे different classes में आते हैं, पहले ये तो समझ लें, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो 3 पोजीशंस होती हैं, प्री डिटरमिनर्स होते हैं, मिड होते हैं और पोस्ट डिटरमिनर्स होते हैं। तो एक एक करके पहले समझते हैं कि प्री में कौन से आते हैं, पोस्ट में कौन से आते हैं, फिर एंड में मिड में कौन से आते हैं और पोस्ट में कौन से आते हैं, उसके बाद में डिस्कस करते हैं। प्री डिटरमिनर्स दे एम्फेसिस क्वांटिटी, स्पेसिफिक पोर्शन, मल्टीप्लाई करना, इंटेंसिफाई और इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ अ नाउन, दे मॉडिफाई। प्री डिटरमिनर्स आर दे मॉडिफाई। प्री डिटरमिनर्स आर ऑल होगा, बोथ होगा, हाफ होगा, डबल होगा, ट्वाइस होगा, सच या वॉट होगा। ये अक्सर आपने देखा होगा, नाउन के हमेशा पहले लिखे मिलेंगे। ऑल द प्लेयर्स होगा, हाफ द पिज्जा होगा, हाफ द स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं जो प्री डिटरमिनर्स में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका सेंट्रल डिटरमिनर्स। सेंट्रल डिटरमिनर्स क्या होते हैं, दे प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन सच एज डेफिनेटनेस क्या होगी, ऑनरशिप क्या होगी, प्रॉक्सिमिटी क्या होगी। दे आर आर्टिकल्स। अब जब ऑनरशिप समझ आ गया तो पॉजेसिव्स हो सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी होगा तो दिस दैट होगा, ठीक है। डेफिनेटनेस इंडेफिनेटनेस आर्टिकल हो गए, क्वांटिफायर्स होते हैं, ठीक। ये हमेशा मिड में आते हैं। नो स्टूडेंट विल अप्रिशिएट इन द कॉम्पिटिशन होगा। नीदर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग होगा। दीज फ्लावर्स आर ऑलवेज फ्रेश होगा। इसको हम सेंट्रल डिटरमिनर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट डिटरमिनर्स। दे रिफाइन द नाउन फ्रेज बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट, नंबर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है। पोस्ट डिटरमिनर्स फॉल इनटू 2 क्लासेस, ऑर्डिनल्स एंड क्वांटिफायर्स होते हैं। ऑर्डिनल्स होते हैं ना, फर्स्ट, टेंथ, अदर, लास्ट, नेक्स्ट। क्वांटिफायर्स हो सकते हैं 4 है, मैनी है, फ्यू है, सेवरल है, लिटिल है, लेस है, मोर है, मोस्ट है, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। देखिए आपने कहा दे हैव कंपोज्ड मैनी सॉन्ग्स फॉर मूवीज, ये आपके जो मैनी है ये पोस्ट डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है। वी विल कंडक्ट अ मीटिंग नेक्स्ट मंथ होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इनको कैसे यूज किया जाता है, तो देखो अब पोजीशन क्या होगी, ऑल द 3 बुक्स ऑन द शेल्फ आर न्यू, ठीक है। अब आप इसको ऑल द 3 कहेंगे, द ऑल 3, ना तो आप ये लिख सकते हैं, ना आप ये लिख सकते हैं बच्चों ऑल 3 द बुक्स, ना आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ना तो आप ऐसे लिख सकते हो कि द ऑल 3, ना आप लिखते हो ऑल 3 द बुक्स, ठीक है। आपको लिखना होगा ऑल द 3 बुक्स, ये एकदम कंफर्म्ड है, इसको कहते हैं। तो ऑल हमने सबसे पहले बात की, ये प्री डिटरमिनर होगा। द आप याद करो मिड होगा, और 3 आपने नंबर की बात करी, पोस्ट डिटरमिनर होगा। बोथ माई फर्स्ट मीटिंग्स, तो बोथ आपने कहा ये प्री डिटरमिनर्स होगा, माई पॉजिटिव है और फर्स्ट आपका क्या है, नंबर्स में आता है। हाफ द 4, हाफ आपका पहले था, क्वांटिफायर्स है, 4 हो गया बेटा, द हो गया, मिड में 4 आ गया। सच आ गुड, तो सच और ए यानी कि पहले वाला हो गया, ए आपका मिड वाला हो गया, ठीक है। गुड आपका एडजेक्टिव होगा, क्वालिटी बता रहे हैं। बोथ आर 2 कैट्स, बोथ आर 2 कैट्स, या ऑल दीज अदर इश्यूज, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये एक तरीका होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ऑर्डर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको अगर रिवीजन करना है तो सबसे पहले आपको बस ये याद करना पड़ेगा, प्री डिटरमिनर्स कौन से हैं, सेंट्रल कौन से हैं और पोस्ट कौन से, बस बात खत्म हो गई। सबसे पहले अगर एक साथ आएंगे तो पहले प्री वाले आएंगे, फिर सेंट्रल वाले आएंगे और फिर पोस्ट वाले आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है। अक्सर आपको यूजेस में प्रॉब्लम आती होगी, फ्यू कहाँ आता है, आ फ्यू कहाँ आता है, दा फ्यू कहाँ आता है, सम कहाँ आता है, एनी कहाँ आता है। इनको हम कहते हैं सम स्पेशल यूजेस ऑफ डिटरमिनर्स। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक हो गया डिटरमिनर्स, सम स्पेशल यूजेस ऑफ डिटरमिनर्स, सम डिटरमिनर्स एंड देयर यूजेस।
तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके इनको समझना शुरू करते हैं। पेन पेपर साथ में रखना और ज़रूर नोट करना जो आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं। जैसे ईच है, ईच को हम कैसे यूज़ करते हैं, ईच कहाँ आता है, वन बाय वन समझते हैं। ईच का हम यूज़ करते हैं रेफर्स टू इंडिविजुअल आइटम्स और मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। इट एम्फेसिस द आइडिया दैट एवरी सिंगल वन इज कंसिडर्ड इंडिविजुअली। ये बात करता है सब कुछ अलग अलग है इंडिविजुअली, यानी कि वन बाई वन है। आपने कहा ईच प्लेयर हैज़ टू प्रैक्टिस हार्ड टू क्वालिफाई फॉर, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए हर किसी को प्रैक्टिस करनी होगी इंडिविजुअली। ईच पर्सन इन माई फैमिली इज थ्राइविंग, यानी कि हर किसी की बात हो रही है। आप प्लीज़ प्रोवाइड अ पेन एंड पेपर टू ईच कैंडिडेट, सबको देना इंडिविजुअली। तो ईच का यूज़ हम करते हैं कहाँ बेटा, हमेशा सेपरेट के लिए। अच्छा, मैं आपको दो चीज़ें यहाँ बता दूँ। जो ईच होता है इसके दो पार्ट ऑफ स्पीच आप लिख सकते हो। एक तो ये एडजेक्टिव यानी कि डिटरमिनर के जैसे काम करता है, और दूसरे ये प्रोनाउन के जैसे भी काम करता है। जैसे आपने कहा ईच बॉय इज गुड, और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ईच ऑफ द बॉयज इज गुड। ओके, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसके बाद ऑफ आएगा, तो यहाँ आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों ऐसे यूजेस आपको समझने। एवरी रेफर्स टू द एंटायर ग्रुप फॉर ऑल द आइटम्स कलेक्टिवली। इट एम्फेसिस द आइडिया ऑफ ऑल मेंबर्स बीइंग कंसीडर्ड एज अ होल। ईच का यूज हम करते हैं जब इंडिविजुअली की बात होती है, और एवरी का हम यूज करते हैं जब हम कंसीडर करते हैं सबको एज अ होल। जैसे आपने कहा एवरी प्लेयर हैज़ टू प्रैक्टिस हार्ड, यानी कि हम सबकी बात कर रहे हैं। एवरी पर्सन इन माई फैमिली इज सक्सेसफुल, यानी कि मैं सबकी बात करूँ, नॉट इंडिविजुअल। एंड प्लीज प्रोवाइड पेन एंड पेपर टू एवरी कैंडिडेट, सबको प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो इंडिविजुअली वन बाई वन भी हो सकता है और सबको भी हो सकता है, तो आप कैसे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ और समझा दूँ आपको। ये जो एवरी होता है इसके बाद प्लस करके जो नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर होगा। आप एक बात याद कर लेना कि एवरी ऑफ ये कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन बन ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा सेंटेंस देखने को मिल जाए एवरी ऑफ यू, ठीक, तो ये हमेशा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि आप बता सकते हैं कि एवरी का पार्ट ऑफ स्पीच या तो एडजेक्टिव होता है या फिर आप इसको डिटरमिनर कह सकते हैं। यानी कि जो एवरी होता है वो कभी प्रोनाउन नहीं होता, इसलिए एवरी के बाद आप कभी भी ऑफ नहीं लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। ऑलमोस्ट और नियरली आर यूज्ड विद एवरी बट नॉट विद ईच, ठीक है। अब देखो, ऑलमोस्ट का मतलब सबका सब होता है, जैसे ऑलमोस्ट यानी कि सारे के सारे, या फिर नियरली लगभग, ठीक है। इसके साथ आप एवरी लगा सकते हो, ईच नहीं लगा सकते। क्यों? ईच कब आता है? इंडिविजुअलिटी के लिए, ठीक है। एवरी कब आता है? जब हम पूरे ग्रुप की बात करें। तो ऑलमोस्ट और नियरली हमेशा ग्रुप की बात करनी है, तो आप एवरी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने कहा देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी, सही है। ऑलमोस्ट ईच सोसाइटी नहीं होगा, ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड बेटा सही है, ऑलमोस्ट ईच वीकेंड नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना नियरली और ऑलमोस्ट के साथ आप एवरी लगाएं, ईच का यूज बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट आते हैं। एवरी इज यूज्ड विद थिंग्स हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। एवरी तभी भी आता है जब कोई चीज रेगुलर इंटरवल पे होती है। एवरी इज यूज्ड विद थिंग्स हैपनिंग एट द रेगुलर इंटरवल्स, लाइक रोहन गोज टू द टेम्पल एवरी संडे। द मीटिंग्स आर एवरी 2 वीक्स, हर 2 सप्ताह में होती है, और एवरी अदर वीकेंड होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको कभी भी कहा जाए कि एवरी के बाद प्लस करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, हमें ये तो पता है भाई, हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना एवरी वीक। लेकिन आप याद रखना कि एवरी के साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरी कोई है न्यूमेरिकल लगा दो 2 3 4 5, और इसके बाद आप लिख सकते हो एवरी 2 वीक्स। तो ये याद कर लेना, क्योंकि इंटरवल्स की बात करता है। ये आप देखो एवरी ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है कि 2 को 3 को, जैसे एवरी वीक वीक को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एवरी 2 वीक्स यानी कि जो 2 वीक का एक वो ग्रुप बना है ना, उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको याद कर लेना कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, करने में। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आता है ईच और एवरी। ईच और एवरी इज नॉट यूज्ड विद नेगेटिव एडवर्ब्स। बेटा नेगेटिव के साथ इनका यूज नहीं करती हैं। जैसे नन ऑफ द डोर्स वर लॉक्ड, नन ऑफ द डोर्स वर लॉक्ड सही होगा। ईच या एवरी डोर वॉज नॉट लॉक्ड ऐसे आप नहीं लिख सकते।
नॉट एवरी मीन्स होता है लेस देन ऑल, ठीक है। नॉट एवरी डोर वॉज लॉक्ड हो सकता है सम ऑफ देम वर ओपन, कि कुछ खुले हुए थे। तो नॉट एवरी मीन्स होता है लेस देन ऑल, ऑल से कम। यानी कि अगर मैं कहता हूँ नॉट एवरी डोर वॉज लॉक्ड, इसका मतलब होता है सम ऑफ देम वर ओपन, यानी कि कुछ खुले हुए भी थे। तो ईच एंड एवरी इज नॉट यूज्ड विद नेगेटिव वर्ब्स, नेगेटिव वर्ब्स के साथ ईच और एवरी का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, वी नॉर्मली यूज पार्ट ऑफ ओनली बिफोर अ सिंगुलर नाउन। पार्ट का यूज हम सिंगुलर नाउन के पहले यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड, तो सम का यूज तो हम कहीं भी कर सकते हैं भाई, सम का यूज तो हम ये भी कर सकते हैं ना, सम ऑफ द वाटर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं होगा, दिस चैप्टर इज पार्ट ऑफ द बुक होगा। अब बुक का पार्ट हो सकता है, बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी सिंगुलर चीज का पार्ट हो सकता है। ये सिंगुलर चीज है, इसका पार्ट हो सकता है, हिस्सा, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ हर स्पाइन हो सकता है, लोअर पार्ट ऑफ हर स्पाइंस नहीं हो सकता। तो याद रखना कि पार्ट हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही आता है, कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ पार्ट का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो, फॉर अ मेजोरिटी वी यूज मोस्ट। मोस्ट का यूज करते हैं जब मेजोरिटी की बात करते हैं। आई वॉज आउट मोस्ट ऑफ द डे, अक्सर मैं बाहर ही रहता था, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो जब कहते हो ना अक्सर, तो मोस्ट, यानी कि आई वॉज आउट द मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, ये नहीं होगा, ठीक है ना। आई वॉज आउट मोस्ट ऑफ द डे हो सकता है, आई वॉज आउट द मोस्ट पार्ट नहीं होगा, ठीक है। या अब पार्ट जो होता है सिंगुलर काउंटेबल के साथ आता है, मोस्ट मतलब पूरे के साथ आता है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं लिख सकती। तो आई वॉज आउट द मोस्ट पार्ट नहीं होगा, आई वॉज आउट मोस्ट ऑफ द डे होगा। नेक्स्ट आइए, सम इज मोस्ट कॉमन इन एफर्मेटिव क्लॉजेज, यूज प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स आफ्टर सम, ठीक है। सम का यूज हम करते हैं किस में, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। मैं यही लिख देता हूं, ऐसा क्यों बताया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट में। तो एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में होगा, सम का पॉजिटिव सेंटेंसेस में होगा, एफर्मेटिव में। आई हैव सम मनी इन माई अकाउंट, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव सम लेटर्स, ये आपका प्लूरल नाउन होगा। सम नेल्स, ये आपका प्लूरल नाउन होगा। और सम वुड आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। सम बिफोर अ नंबर मीन्स अबाउट, सम 20 पीपल, सम 20 पीपल का मतलब हो जाता है अबाउट। सम को हम जब अबाउट के जैसे यूज करते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मतलब सम पीपल का मतलब होगा कुछ लोग, लेकिन सम 20 पीपल का मतलब होगा कुछ 20-22 लोग। यानी कि अबाउट का यूज जब करते हैं सम के लिए तो इसका यूज मीनिंग बदल जाता है। यानी कि सम 20 पीपल में सम का मतलब कुछ नहीं है, सम का मतलब होगा अबाउट, लगभग, ठीक है। अबाउट मतलब लगभग, ठीक। नेक्स्ट आइए, अब देखिए एनी आता है। एनी इज मोस्ट कॉमन इन नेगेटिव क्लॉजेस, ये मैं आपको बता रहा था। इसी के रेफरेंस में सम किस में आता है, यहाँ फिर दोबारा लिख देते हैं, सम आता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। आई डू नॉट हैव एनी शुगर, नेगेटिव सेंटेंस, अनकाउंटेबल नाउन। एनी इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल नाउन। एनी कुकीज, देखो प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है, प्लूरल के साथ भी है। और एनी फ्रेंड्स, प्लूरल के साथ भी। यानी कि एनी भी अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ आ सकता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, कभी भी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होगा। नेक्स्ट, एनी इज यूज्ड विद सम एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन लाइक हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली। ये इंपॉर्टेंट यूज बन जाता है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो है आई कैन हार्डली फाइंड एनी बुक्स, कि ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है लेकिन हार्डली एक नेगेटिव एडवर्ब है। ये नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं जिनका मतलब होता है कोई काम नॉट नहीं है, भाई लगभग उतना ही नेगेटिव है। जैसे अगर आप कहते हो ही हार्डली वर्क्स, ही हार्डली वर्क्स, अब इसका मतलब क्या है बेटा, ही हार्डली वर्क्स का मतलब है वो ना के बराबर काम करता है। यानी कि अगर आपको इस किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 100 घंटे की जरूरत है तो आप 3-4 घंटे पढ़ते हो, तो ये पढ़ना हार्डली होगा, यानी कि इससे आने वाला रिजल्ट ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा, ठीक है। आई कैन हार्डली फाइंड सम बुक्स, अब सम का यूज कभी भी एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। वी स्केर्सली रिसीव्ड एनी कंप्लेंट्स, बिल्कुल सही है, लेकिन सम कंप्लेंट्स नहीं होगा। दे हैव रेयरली एनकाउंटर्ड एनी होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन सम नहीं होगा, ठीक है। तो एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और एनी का यूज नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ भी किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एनी इज यूज्ड व्हेन द क्वेश्चन इज ओपन एंडेड एंड कुड हैव मतलब इधर अफर्मेटिव नेगेटिव रिस्पॉन्सेस।
एनी तब यूज किया जा सकता है जब क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं। जैसे हैव यू सीन एनी गुड मूवी लेटली, आप कुछ भी कह सकते हो, यस एंड नो, ठीक है। ओपन एंडेड हो सकता है कि कुछ भी बताया जा सकता है आंसर। इज देयर एनी चांस यू कैन हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि कोई चांस है, इज देयर एनी चांस टू हेल्प मी, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। डिड यू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, क्या तुम्हें मिली, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। ओपन एंडेड का मतलब है आप जो चाहें वो आंसर दे सकते हैं, तो अफर्मेटिव नेगेटिव रिस्पॉन्सेज कुछ भी आ सकते हैं। अब सम इज यूज्ड व्हेन द क्वेश्चन इंप्लाइज फॉर पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और रिक्वेस्ट, इसको आप कह सकते हो क्लोज एंडेड, मतलब इसमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की जरूरत है, आप मना नहीं कर सकते। कैन यू ब्रिंग मी सम स्नैक्स फॉर द रोड ट्रिप, अब आप इसका आंसर नो नहीं कहना चाह रहे हो, इसका आंसर क्या होगा, यस ले आऊंगा, ठीक है। आप समझ गए भाई, मैं कह रहा हूं क्या कुछ ले आओगे खाने पीने के लिए, अब आप नो नहीं कह सकते, ये होते हैं एक्सपेक्टेशन वाले, मतलब आप कह दें लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है, पॉजिटिव है। वुड यू लाइक सम कॉफी विद योर डेजर्ट, अब मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ लोगे कॉफी इसके साथ में, तो आंसर यस वाला होगा। आप किसी रिश्तेदार को खाना खिला रहे हो और कुछ सर्व कर रहे हो, तो आंसर किस में होगा, यस में होगा, और लोगे ये लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड है कि आपने खाना शुरू किया उसने मना कर दिया, ठीक है। डू यू हैव सम स्पेयर टाइम टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, तो आंसर क्या है कि जब आप किसी सीनियर से पूछते हो भी है तो टाइम डिस्कस कर लेते हैं, इट मीन्स यू वांट द पॉजिटिव आंसर, तो हम अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशन रखते हैं पॉजिटिव आंसर की। तो याद रखना कि जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस एंड नो दोनों हो सकता है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप एनी लगा देते हो, ठीक है। और अगर आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आंसर पॉजिटिव आएगा, तब आप सम लगाते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनी मीन्स इट डजंट मैटर विच और कन्वेज द लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, इट ऑफन अपीयर्स इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज वेयर द स्पेसिफिक चॉइस इज नॉट एसेंशियल। जैसे यू कैन पिक एनी कलर यू लाइक फॉर द वॉल्स, अब देखो एफर्मेटिव सेंटेंसेज में हम किसका यूज कर रहे हैं, एनी का। एनी इट डजंट मैटर विच, जब ये मतलब होता है, एनी का मतलब देखो आई डोंट हैव एनी शुगर, मेरे पास शुगर नहीं है, कोई भी शुगर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इट डजंट मैटर विच नहीं है, इसका मतलब है नहीं है, क्वांटिटी की बात करो। लेकिन जब एनी का मतलब हो इट डजंट मैटर विच की कोई सा भी, ठीक है। एनी कलर विल गो, कोई सा भी चलेगा, एनी पेन विल गो, कोई भी पेन चलेगा, तो ऐसे केसेस में आप एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हो। तो यू कैन पिक एनी कलर, कोई भी ले लो, विच कलर यू चूज, और फील फ्री टू चूज एनी बुक, कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है। आपने कहा यू कैन टेक एनी सीट, कोई भी सीट ले सकते हो, ओपन एंडेड है, ठीक है ना। इट डजंट मैटर विच, आई विल हैव एनी डेजर्ट, तो मतलब इसका मतलब है फॉर द मेन्यू, मतलब आई एम नॉट पर्टिकुलर, कोई भी चलेगा। तो एनी का मतलब होता है डजंट मैटर विच, जब कोई भी होगा तो आप एनी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हिंदी मीनिंग में कंफ्यूज नहीं होंगे, इंग्लिश में चीजें अलग होती हैं। एनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इफ इट एम्प्लाइज द मीनिंग ऑफ एवरी, अगर एनी का मतलब एवरी हो तभी भी आप एनी को अफर्मेटिव सेंटेंस में लगा सकते हो। एनी टीचर कैन टीच यू द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, एनी टीचर कैन टीच यू, एनी का मतलब एवरी टीचर कैन टीच यू। एनी इंफॉर्मेशन मतलब एवरी इंफॉर्मेशन यू नीड इज अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। तो एवरी इंफॉर्मेशन या एनी इंफॉर्मेशन, तो जब एनी का मतलब एवरी होता है तो ऐसे केसेस में आप एनी को किस में यूज कर सकते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो हमने अब ये सीखा कि हम एनी का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, एनी का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, और सम का यूज करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन एनी का यूज एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कब होगा, पहला यूज इट डज नॉट मैटर विच, और दूसरा जब इसका मतलब हो एवरी, ठीक है। ये आंसर है। चलिए आगे। नो एज अ डिटर्मिनर इंडिकेट्स द एब्सेंस और लैक ऑफ समथिंग, इट इज ऑफन यूज्ड बिफोर अ नाउन टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव क्वांटिटी, अमाउंट और प्रीसेंस, ठीक है। ये होगा। तो नो एज अ डिटर्मिनर इंडिकेट्स द एब्सेंस और लैक ऑफ समथिंग, इट इज ऑफन यूज्ड बिफोर अ नाउन टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव क्वांटिटी, अमाउंट और एब्सेंस, ठीक है। दे आर नो रीडेबल नॉवेल्स इन इज लाइब्रेरी, कोई भी पढ़ने योग्य नहीं है, ठीक है। तो लैक ऑफ समथिंग मतलब ऐसा है ही नहीं, ये नहीं कि कुछ है। शी हैज़ नो पेशेंस, उसको बिल्कुल भी धैर्य नहीं है।
देयर इज नो कार इन द गैरेज, यानी कि एनी, ठीक है। तो आप वैसे याद कर लो, जब नो के बाद प्लस करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम ऐसा लगा लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका मतलब हो जाता है इक्वल्स टू नथिंग, की कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। आपने कहा नो बॉय इज इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब कोई समझदार नहीं है, ठीक है। नो बॉय इज वर्किंग हार्ड, इसका मतलब कोई मेहनत नहीं कर रहा है, ओके, ऐसे आप कह सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं अदर और एनोदर, ठीक है। तो पहले अदर समझते हैं। Other a determiner can be used with plural nouns and uncountable nouns. It means additional or extra, alternative, different type of. मतलब we need some other information. दो ये इससे अलग कुछ और information दे दो, ठीक है। Other के बाद uncountable noun आ गया, other equipment uncountable noun आ गया, other animals plural noun आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि other के बाद आप क्या लगा सकते हो, uncountable noun लगा सकते हो, plural noun लगा सकते हो, ठीक है। तो other का मतलब होता है दूसरा। The other with a singular noun means the second of the two things. The other हम तब लगाते हैं जब determiner लग के फिक्स होता है। जैसे मैंने आपका एक हाथ पकड़ रखा है, तो give me your other hand होगा, give me your other hand होगा। इसका मतलब मुझे दूसरा हाथ दे दो, तो योर लगा दिया या फिर दा लगा दो, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो। तो आपने कहा आई हैव 2 cars, वन इज अ सीडान एंड द अदर कार इज कन्वर्टिबल। आगे समझ, द अदर का मतलब है जो बची हुई दूसरी है। शी हैज 2 डॉग्स, उसके 2 कुत्ते हैं, वन इज अ लैब्राडोर एंड द अदर डॉग इज अ पोर्टलर, ठीक है, ये वाला है। आई बॉट 2 ड्रेसेस, वन इज ब्लू एंड द अदर ड्रेस इज रेड, यानी कि द अदर का मतलब होता है दूसरा वाला, ठीक है। तो कोई भी दूसरा वाला जो फिक्स्ड होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आप उसका यूज करते हो, वो तभी लगाया जाता है जब वो फिक्स होगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, The other with plural nouns means the remaining people or things in a group of set। मतलब एक सेट A का है और एक B का है। अगर मैं A मेरे पास है तो ये जो B वाला होगा इसको मैं the other कह सकता हूँ, ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट है। I gave Sarah 1 cookie and the other cookies in the to the children। एक उसको दे दी, बाकी सारी बच्चों को दे दी। One book was on the shelf and the other books were on the table। हमने 2 ग्रुप बना लिए, एक तो बुक क्या है बेटा शेल्फ में, बाकी सारी टेबल पर है। She has some cats, one is black and the other cats are white। दूसरी वाली कैसी है, white। यानी कि दा का मतलब होता है ना डेफिनिट आर्टिकल, दा है क्या, ये डेफिनिट आर्टिकल है, और ये आप तभी यूज करेंगे जब दूसरे की वैल्यू को फिक्स कर देंगे, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है अदर एज अ प्रोनाउन हैज प्लूरल फॉर्म अदर्स। अदर जो होता है इसका प्लूरल फॉर्म होता है अदर्स, और ये प्रोनाउन का काम करता है। जैसे आपने कहा सम स्टूडेंट्स एंजॉय मैथ व्हाइल अदर्स एक्सेल इन लिटरेचर। एक्सेल क्या है, वर्ब है, और ये अदर्स क्या है, यह सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। सम पार्टिसिपेंट्स चोज ब्लू व्हाइल अदर्स ऑप्टेड फॉर ग्रीन्स, ठीक है, ऑप्टेड क्या है, ये वर्ब है, तो अदर्स क्या होगा, ये इसका प्रोनाउन होगा। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आइए, another as a determiner means one more, an additional or extra or an alternative or different। use another with singular countable nouns। अब ये जो ANOTHER होता है बच्चे, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है n प्लस अदर, इसका मतलब होता है n प्लस अदर, और n प्लस अदर होने की वजह से इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ सकता है। क्लियर है। इसके बाद किसी ने अनकाउंटेबल नाउन लगा दिया, गलत हो जाएगा, प्लूरल नाउन लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और एनोदर के पीछे पहले कोई भी पॉजिटिव केस, जैसे आपने कहा माई आ जाए तो गलत होगा, किसी ने दा लगा दिया तो गलत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा डिटरमिनर जो ग्रुप ए का हो वो एनोदर के पहले नहीं आता है। आई वुड लाइक एनोदर बार ऑफ चॉकलेट, कोई भी लेके आ जाओ, ठीक है, दूसरी वाली। यू हैव मेट रोहन बट आई हैव एनोदर ब्रदर, तुम रोहन से मिलो, मेरा एक और भाई है, यानी कि कई सारे भाई है तो उसमें एक भाई कौन है बेटा, कोई और भी है। whom you haven't met called करण, उसका नाम करण है। My mother doesn't like this place, is there another restaurant, मतलब मुझे मदर को पसंद नहीं है, कोई दूसरा होगा, मतलब कोई दूसरे से मतलब ये नहीं इसका अपोजिट दूसरा, कोई भी दूसरा लेके आ जाओ, ठीक है, तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, another is used as a pronoun। another को हम प्रोनाउन के जैसे यूज कर सकते हैं। could you please pass me a pencil, I seem to have lost mine and I need another, मुझे दूसरे की जरूरत है, ठीक है। दिस वन नीड के लिए क्या, what you need another, तो अंडरस्टूड है पेंसिल की बात करें। I'll start another, यहाँ कह सकते हैं another complaint,
अनदर कंप्लेंट अबाउट द नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट वन, द प्रपोजल वाज एग्जामिन्ड बाय कमेटी एंड द पास्ड ऑन टू अनदर, दूसरे को दे दिया गया। तो अनदर भी एक प्रोनाउन के जैसे यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अदर प्रोनाउन नहीं होता, अदर्स प्रोनाउन होता है, याद रखना। कोई पूछे कि अदर क्या प्रोनाउन है तो कह देना नहीं, प्रोनाउन होता है OTHERS, ये प्रोनाउन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर होता है, प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है अदर और अनदर टिपिकल एरर्स, ये आप समझ लो क्या क्या आते हैं। देखो, आई नीड अनदर पीस ऑफ एडवाइस ऑन दिस मैटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, आई नीड अनदर एडवाइस गलत होगा क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनदर के साथ नहीं आ सकता। सम स्टूडेंट्स प्रेफर कॉफी, अदर्स प्रेफर टी, बिल्कुल सही है। सम स्टूडेंट्स प्रेफर कॉफी, अदर प्रेफर्स टी नहीं हो सकता, अदर एक डिटर्मिनर है, ये प्रोनाउन नहीं बन सकता है। आई टेक सम अदर डेजर्ट, आई टेक सम अदर डेजर्ट सही है, आई टेक अनदर डेजर्ट नहीं होगा, ठीक है। अनदर डेजर्ट नहीं होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सम डिटर्मिनर्स एंड देयर यूजेस में बेटा लिटिल, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे करते हैं, इसको हम अपने तरीके से समझते हैं। पहले एक वर्ड होता है बेटा लिटिल और एक होता है फ्यू, पहले तो इन्हें लिख लो, ठीक है। लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है और फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल आता है, इसीलिए आप कह सकते हो लिटिल वाटर मिल्क एटसेट्रा, और आप यहाँ कह सकते हो फ्यू बॉयज बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ भी एटसेट्रा आ गया समझ, ये क्लियर है। अब क्वेश्चन यहाँ नहीं आता क्योंकि ये तो सबको पता है कि इसको ब्रेक कर देते हैं। क्वेश्चन आता है बेटा इसमें कि एक आपका डिटर्मिनर होता है, क्या एक डिटर्मिनर होता है आपका, मानो लिटिल, एक होता है आ लिटिल और एक होता है द लिटिल। यहाँ क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो लिटिल होता है इसका मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि कुछ ना के बराबर है। आ लिटिल का मतलब होता है सम, यानी कि कुछ है, और द लिटिल का मतलब तो होल, यानी कि सारा का सारा, ठीक है, जो भी है ऑलमोस्ट सब का सब। तो मैं इसको एक तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखना, इससे आपको हमेशा याद रह जाएगा। ऐसे 3 बीकर बना लेते हैं। आपने किसी ने कहा कि मुझे पानी लेके आओ, उसने आपको इतना 1 बूंद पानी दिया इसमें ऐसे डाल के, तो ये हो जाएगा बेटा लिटिल। लिटिल कन्वेज द आइडिया ऑफ स्मॉल अमाउंट और ऑलमोस्ट नन, मतलब इतना कम की जो ना के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब होगा इसमें आपको 1 घूंट पानी दे दिया तो आपका काम चल सकता है, तो आपने कहा सम होगा, आ लिटिल होगा। किसी ने आपको पूरा गिलास भर के पानी दिया और उसमें से 1 घूंट पानी पी लिया तो आपका क्या होगा बेटा, द लिटिल होगा। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे जैसे वर्ड का साइज बढ़ता चला गया डिटर्मिनर का, ऐसे ऐसे ग्लास का पानी भी बढ़ता चला गया। तो याद करने का तरीका बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिटिल हमेशा नेगेटिव होता है। देयर वाज लिटिल एंथुजियाज्म फॉर द प्रोजेक्ट सो इट वाज इवेंचुअली अबंडेंट, किसी में भी कोई उत्साह नहीं था प्रोजेक्ट को लेके, तो अबंडेंट हो गया, नेगेटिव उत्साह होगा। दे हैड लिटिल टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम सो दे फोकस्ड ऑन सर्टेन टॉपिक्स, बस कुछ टॉपिक्स पे फोकस कर पाए क्योंकि टाइम था ही नहीं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, अब देखो इसके बाद में ये आता है आपका लिटिल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मीन स्मॉल। ये लिटिल का यूज बेटा एडजेक्टिव में हम स्मॉल के जैसे भी करते हैं। डिटर्मिनर तो होता है क्वांटिटी और स्मॉल होता है एडजेक्टिव। जैसे आशी हैज अ लिटिल गार्डन, छोटा सा गार्डन है बिहाइंड हर हाउस। ही गेव हर लिटिल बॉक्सेस विद कुकीज इनसाइड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, a little indicates a small but some quantity. It suggests a partial presence of a quality or attribute, मतलब कुछ है। Could you add a little more sugar, थोड़ी सी चीनी और डाल दो, इसका मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर अ लिटिल, थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद हर पियानो स्किल इंप्रूव्ड, यानी कि कुछ तो प्रैक्टिस किया होगा ना। शी स्पोक अ लिटिल सॉफ्टली एज शी डिडंट वांट टू वेक द बेबी, थोड़ा धीरे से बोली जिससे कि बेबी ना उठ जाए, लेकिन जिसको उठाया जा रहा है उसको तो आवाज आई होगी ना, तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है लिटिल, याद रखना आ लिटिल पॉजिटिव होता है। द लिटिल रेफर्स टू स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग स्मॉल, इट ऑफन इंप्लाइज द एंटायरिटी ऑफ व्हाट इज अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, समझ गए। ग्लास में जितना भी मैक्सिमम पानी है सारा का सारा, ठीक है, दैट वन। डिस्पाइट द लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल दे डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल थी उसके साथ उन्होंने प्रोसीड कर दिया प्रोजेक्ट के साथ में। द अपोजिशन हैज द लिटिल एविडेंस टू सेंड हिम बिहाइंड बार्स, यानी कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है उसे जेल भेजने के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ द लिटिल लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है बच्चों फ्यू। अब जैसे कहा था ना कि जैसे लिटिल नेगेटिव होता है फ्यू नेगेटिव होता है, लेकिन फ्यू नंबर की बात करता है।
few signifies a limited number or a shortage of something, often carrying a negative implication or indecency, inadequacy. जैसे the desert had few water sources, बहुत कम पानी के sources होते हैं, making survival challenging for the explorers, इसलिए तो लोग वहाँ नहीं जाते हैं, पानी ना के बराबर है. He has few friends, so he has pretty lonely, मतलब he is pretty lonely, वो अकेला क्यों है, क्योंकि उसके ना के बराबर मित्र हैं. ठीक है. अब जैसे लिटिल का मतलब नेगेटिव था, फ्यू का मतलब नेगेटिव है. लिटिल क्वांटिटी के लिए नेगेटिव है, फ्यू नंबर के लिए नेगेटिव है. अब जैसे आ लिटिल का मतलब कुछ था, ऐसे आ फ्यू का मतलब कुछ होगा. आ फ्यू सिग्निफाइज ए स्मॉल येट एफर्मेटिवली प्रेजेंट नंबर, समझ गए, इम्प्लाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट सम ऑफ द आइटम्स पीपल ऑन क्वेश्चन. कुछ तो हैं. आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स सो आई एम नॉट लोनली, मेरे कुछ मित्र इसलिए मैं अकेला महसूस नहीं करता हूँ. वी स्टेड अ फ्यू डेज इन फ्लोरेंस एंड विजिटेड द म्यूजियम, हम कुछ दिन वहाँ रहे, यानी कि ऐसा थोड़ी गए और आगे, कुछ दिन वहाँ रहे और एक्सप्लोर किया म्यूजियम को. ठीक है. अब जैसे द लिटिल पॉजिटिव था, ऐसे द फ्यू देखो पॉजिटिव है. द फ्यू सिग्निफाइज ए स्पेसिफिक एंड लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ पीपल. इट ऑफन इम्प्लाइज अ डिस्टिंक्ट एंड नोन ग्रुप विद इन अ लार्ज कॉन्टेक्स्ट, यानी कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात करेगा. The economic system seemed to favor the new wealthy individuals, leaving the majority in poverty. यानी कि the economic system seemed to favor the few wealthy individuals. जो the few बड़े बड़े wealthy individuals हैं बस उनको सपोर्ट करता है, बाकी सबको पॉवर्टी में छोड़ देता है. The few soldiers that survived the intense battle explained the realities of war. The few soldiers जो थे that survived, जो बचे हैं, जो बच्चे उन सबकी बात करें, द इंटेंस बैटल एक्सप्लेन द रियलिटीज ऑफ वॉर, तो वही मतलब जो रियलिटीज थी वॉर की वो बताते हैं. ठीक है. तो ये था बच्चों आपको सम डिटर्मिनर्स को लेके एक क्लास. आई होप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी. हमने डिटर्मिनर्स के यूजेस को समझा है. एक बार इसका रिवीजन करेंगे, जहाँ कन्फ्यूजन है उन कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स को लिख देंगे. ऐसी ही बहुत अच्छी सी कॉन्सेप्चुअल क्लास को लेके हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.